कि राहुल गांधी अब मंडल की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि राहुल गांधी मंडल की राजनीति नहीं बल्कि बहुजन की राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचे भारत की सियासत को बदल करके रख दिया। राहुल गांधी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछते हैं कि इस कमरे में कितने दलित हैं, कोई ओबीसी है क्या, इसमें सन्नाटा छा जाता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि उस मीडिया में दलित और ओबीसी का, आदिवासियों का तो छोड़ दीजिए, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। राहुल गांधी की उस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि इस सत्ता ने जो हाशिए के तबकों के साथ अन्याय किया है, उसके सामने अगर डट करके कोई एक व्यक्ति खड़ा है तो उसका नाम राहुल गांधी। कि जो सफाई कर्मी हैं, जो मल होने वाले लोग हैं, क्या ये मजबूरन ये काम कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी पर जवाब देते हैं कि नहीं, ये इनकी कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि ये कोई दूसरा भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसलिए करते हैं क्योंकि मल ढोने में, सफाई करने में इन्हें आध्यात्मिक सुख मिलता है। मेरा मन करता है कि मैं पूछूं अमित शाह से, मोहन भागवत से, नरेंद्र मोदी से कि इस आध्यात्मिक सुख से आप क्यों वंचित हैं? ये सुख आप क्यों नहीं ले लेते? नमस्कार। देश नीति के विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। आज मैं बात करूंगा राहुल गांधी की राजनीति की। वो राजनीति जिसने नई करवट ली है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब मंडल की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि राहुल गांधी मंडल की राजनीति नहीं बल्कि बहुजन की राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचे भारत की सियासत को बदल करके रख दिया था। जो पावर की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, जो सत्ता आजादी के बाद भारत के लोगों को हासिल हुई थी, वो सत्ता को इस देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। वो प्रक्रिया जिसे राहुल गांधी बदलते हुए देखना चाहते हैं। और इसीलिए चाहे महिला आरक्षण बिल हो, जहां पर वो ओबीसी महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, या हाथरस में उस बेटी के खिलाफ हुए अन्याय के खिलाफ भी वो खड़े होते हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के उस हौलनाक और दर्दनाक रेप और हत्या के बाद की घटना पर, जिसमें राहुल गांधी पहुंचे थे और पुलिस ने उन्हें धकियाया था, गिराया था जमीन पर। राहुल गांधी सिर्फ आज नहीं ये कर रहे कि आज अचानक वो दलितों के सवाल को, ओबीसी के सवाल को या आदिवासियों के मुद्दे को उठा रहे, बल्कि जब से वो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं तब से उनका जो अपना राजनीतिक सफर है, वो दलितों, मजलूमों और वंचितों के घरों तक पहुंचना, उनसे बातचीत करना, संवाद करना और उसके जरिए इस देश के समाज को समझना, लोगों के कंसर्न को समझना, और वहीं से वो उस सलाहियत को हासिल करते हैं जिसे मानवर कांशीराम ने 80 और 90 के दशक में उत्तर प्रदेश की जमीन पर बड़ा मजबूती के साथ खड़ा किया था। और खुद राहुल गांधी इस बात को कहते हैं कि उन्होंने कांशीराम की आइडियोलॉजी को, कांशीराम के मूवमेंट को पढ़ा है, उसकी स्टडी की है, और यही कारण है कि वे आज खुलकर, निडर होकर के बात कर रहे हैं दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों। वो भी दृश्य आपने देखा होगा जब राहुल गांधी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछते हैं कि इस कमरे में कितने दलित हैं, कोई ओबीसी है क्या, इसमें से सन्नाटा छा जाता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि उस मीडिया में दलित और ओबीसी का, आदिवासियों का तो छोड़ दीजिए, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। मुद्दा ये है राहुल गांधी के लिए कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितने भी लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं, उनमें दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की अपनी भागीदारी होनी चाहिए, उनकी आवाज होनी चाहिए, उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तभी इस देश का लोकतंत्र मुकम्मल होगा, तभी इस देश की सत्ता का संतुलन होगा और वही समावेशी विकास को कर सकता है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं। ये जो यात्रा आज दिख रही है वो असल में शुरू होती है
सितंबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा। और उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जैसे कन्याकुमारी से शुरू करते हैं, लगातार लोगों से मिलते हैं, किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से, दलितों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से। इतना ही नहीं, वो खिलाड़ियों से भी मिलते हैं, विकलांगों से भी संवाद करते हैं, और वहां से वो पूरे भारत के उस परिवेश को जानते हैं, ठीक से और समझते हैं। और वहीं पर वो रोहित वेमुला की मां से भी मिलते हैं, उसकी बहन से भी मिलते हैं। और वो रोहित वेमुला जिसकी 2016 में सांस्थानिक हत्या कर दी गई थी इसी सत्ता तंत्र के द्वारा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का वो होनहार छात्र, जिसकी गलती कहें, जिसका अपराध कहें तो सिर्फ इतना था कि वो दलित समाज से आता था, अंबेडकर के विचार को मानता था, और उसके सपने कार्ल सारगान की तरह वैज्ञानिक बनने के। लेकिन उसे इस सवर्ण सत्ता तंत्र ने जमींदोज कर दिया। तब भी इस सत्ता की आंखों में कुछ नहीं खटका। मायावती ने भी जब इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उभारा था, उस समय स्मृति ईरानी ने चीखते चिल्लाते हुए उनकी आवाज को खामोश कर दिया। लेकिन ये आवाज राहुल गांधी की खामोश कोई नहीं कर पाया। उस समय भी जब रोहित वेमुला के इशू पर जेएनयू पर आक्रमण हुआ था, उस रात के अंधेरे में जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग बताया जा रहा था, देशद्रोही वहां के छात्रों को साबित किया जा रहा था, जबकि सच्चाई ये थी कि वो रोहित वेमुला के आत्महत्या के सवाल को उठा रहे थे। राहुल गांधी वहां पहुंचे थे कि न्याय मिलना चाहिए, चाहे रोहित वेमुला हो या कोई और दूसरा व्यक्ति हो, कोई और नौजवान। उसने आत्महत्या क्यों की? उसे क्या इन संस्थानों में पढ़ने का अधिकार नहीं है? उस न्याय के विजन के साथ राहुल गांधी चलते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। राहुल गांधी पर भी वो इल्जाम मढ़े गए कि वो जेएनयू के साथ खड़े हुए हैं। जेएनयू जो वामपंथियों का गढ़ है, जेएनयू जो देशद्रोहियों का गढ़ है। और ये नारेबाजी ने, ये जो अरबन नक्सल कहा जा रहा था बुद्धिजीवियों को, उसने जमीन तक पहुंचाया इस नफरत को, और लोगों को यह भ्रम होने लगा कि जेएनयू में न जाने क्या है। लेकिन धीरे धीरे आज मुझे लगता है कि राहुल गांधी के उस विजन, उस सपने के जरिए, राहुल गांधी की उस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि इस सत्ता ने जो हाशिए के तबकों के साथ अन्याय किया है, उसके सामने अगर डटकर के कोई एक व्यक्ति खड़ा है तो उसका नाम राहुल गांधी। वो रोहित वेमुला, मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, और ना ही वो सिलसिला खत्म हुआ है। उसके पहले नरेंद्र मोदी के उसी गुजरात में ऊना कांड भी हो चुका था। वो ऊना कांड जिसमें एक मरी हुई गाय की खाल उतारने के सो कॉल्ड इल्जाम में 4-5 दलित नौजवानों को नंगा करके पीटा गया था, इसी सत्ता तंत्र के संगठनों के द्वारा। लेकिन नरेंद्र मोदी का एक शब्द नहीं निकला था, और वो सफर हाथरस तक जाता है। उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, और दूसरे और राज्यों में भी जहां दलितों के अपमान और उत्पीड़न के न जाने कितने केस बनते हैं। कभी तो उनका मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, कभी शारीरिक उन्हें टॉर्चर किया जाता है। और नरेंद्र मोदी तब बोलते हैं इसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जब उनको लगता है कि दलित अब उनको वोट देने पर विचार कर रहा है कि अब नहीं देंगे, संदेह कर रहा है इस सत्ता तंत्र के कहने और करने के बीच के भेद में। और इसीलिए नरेंद्र मोदी यहां बोलते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, भले ही मुझे गोली मार दीजिए। ये प्रधानमंत्री की जबान थी। क्या इतना बेबस इस देश का प्रधानमंत्री हो सकता है? या ये इशारा था कि उन दलितों के हत्या कीजिए, घोड़ी से उतारिए, मूंछ काटिए, पेशाब पिलाइए, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा,
क्योंकि ये वो सत्ता तंत्र है जो घोषित रूप से मनुस्मृति का समर्थन करती रही। आरएसएस और उस समय की जनसंघ और 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस ने तो 1949 में ही कहा था कि ये जो संविधान है वो विदेशी है, हमें तो मनुस्मृति चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनको राम राज्य परिषद, जो उसी जनसंघ और आरएसएस से जुड़ी हुई पार्टी, उसके मुखिया कभी संविधान के सवाल पर कहते हैं कि एक दलित के द्वारा लिखा गया संविधान हमको बर्दाश्त नहीं। कभी हिंदू कोड बिल पर उनके घर जाकर के प्रोटेस्ट किया जाता है, उसमें आरएसएस भी शामिल था, हिंदू महासभा भी शामिल थी और जनसंघ तो थी ही। वे लोग आज सत्ता में हैं और वे सिर्फ संविधान को पूजने की वस्तु समझते हैं, ताकि जो दलित का सेंटिमेंट्स है, जो बहुजनों का सेंटिमेंट्स है कि ये जो संविधान है इसे बाबा साहब ने बनाया है, इसलिए इस पर अटैक वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष तो ये कह चुके हैं कि संविधान को बदले जाने की जरूरत है। आरएसएस में कई बार ये आवाज उठी है कि अब वो संविधान बेकार हो चुका है, कई अमेंडमेंट हो चुके हैं, संविधान को बदल दिया जाना चाहिए। क्यों? वो तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही। और मैं यहीं पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करना चाहता हूं, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बजाय किसी पश्चिम के व्यक्ति के, किसी पश्चिमी विद्वान के जरिए अगर ये संविधान बनाया गया होता तो इनको ये संविधान नेस्तनाबूद करने में बहुत आसानी होती। आसानी से कह सकते थे कि संविधान में औपनिवेशिक मूल्य है, पाश्चात्य विचारधारा है, लेकिन आज अगर उस संविधान पर खुल करके प्रधानमंत्री नहीं बोल पाते उसके विरोध में, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टर अंबेडकर उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिसने संविधान को बनाया। तो इस देश के बहुजन के सेंटिमेंट्स, क्योंकि उसके अधिकार उसमें निहित हैं, और ये बहुजन तबका जानता है कि जिसने हमें इंसान बनाया, जिसने हमें राजनीतिक सामाजिक आजादी दी, वो सिर्फ भारतीय संविधान, और इसलिए उसकी रक्षा प्राणपण से हम करेंगे। और राहुल गांधी लगातार जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो मुद्दे उसी संविधान के भीतर है। और प्रधानमंत्री की क्या सोच रही है, जरा उस पर मैं आपको एक उदाहरण सिर्फ देना चाहता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने कुंभ मेले में जाकर के सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, आपको वो दृश्य याद आ रहा होगा। ये क्या था? क्या उन सफाई कर्मियों के साथ ये न्याय था या उस काम का महिमा मंडन किया जा रहा था? और ये जो कर रहे थे नरेंद्र मोदी, दरअसल 2007 में वो एक कर्मयोग नाम की किताब लिख चुके हैं, और उस किताब में उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा था, हालांकि अब ये किताब गायब हो चुकी है, उसमें उन्होंने लिखा था, एक सवाल उन्होंने पहले पूछा कि जो सफाई कर्मी हैं, जो मल ढोने वाले लोग हैं, क्या ये मजबूरन ये काम कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी फिर जवाब देते हैं कि नहीं, ये इनकी कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि ये कोई दूसरा भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसलिए करते हैं क्योंकि मल ढोने में, सफाई करने में इन्हें आध्यात्मिक सुख मिलता है। मेरा मन करता है कि मैं पूछूं अमित शाह से, मोहन भागवत से, नरेंद्र मोदी से, किस आध्यात्मिक सुख से आप क्यों वंचित हैं? ये सुख आप क्यों नहीं ले लेते? और ये जो सफाई कर्मी है, जो उसी बनारस से जहां से नरेंद्र मोदी चुन करके आते हैं, 2 वर्ष पहले एक दैनिक जागरण ने एक फोटो छापा था जिसमें एक सफाई कर्मी गटर में डूबा हुआ था। मलमूत्र से उस बनारस में भी, दिल्ली और गुजरात तो छोड़ दीजिए, उसमें भी सफाई कर्मी के लिए वो आधुनिक यंत्र आप नहीं प्रोवाइड करा सकते। आप जो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, अगर
800 करोड़ भी आपने खर्च किया होता तो इस देश का सफाई कर्मी उस गैस की घुटन से मर नहीं रहा होता, बल्कि वो इंसानी जीवन जी रहा हो। तो जिसकी सोच में ये हो कि मल ढोने से आध्यात्मिक सुख दलितों को मिलता है, सफाई कर्मियों को मिलता है, जो पैर धोकर के महिमा मंडन करता है उस काम का, वो दरअसल उन दलितों को ऐसे ही गंदे काम करने के लिए मजबूर करता है। इस व्यवस्था को वो बनाए रखना चाहता है, लेकिन राहुल गांधी लगातार इसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि ये चुनौती छोटी नहीं है, ये सोच के स्तर पर भी और व्यवस्था के स्तर पर भी ये दोहरी लड़ाई, और इसलिए वो अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर में दलितों के घरों में जाते हैं, वहां पर रात बिताते हैं, वहां पर लोगों से मिलते हैं, जानना चाहते हैं कि उनके कंसर्न क्या है, उनकी समस्याएं क्या है। और वही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में उन तमाम दलितों से मिलते हैं, उन आदिवासियों से मिलते हैं, और वहीं पर जब वो आगे बढ़ते हैं तो आदिवासियों के सवाल को उठाते हैं, और उस सवाल को जिसमें वो पूछते हैं कि ये जो आरएसएस बीजेपी है वो आदिवासियों को वनवासी क्यों कहती है, क्या वो उन्हें सिर्फ जंगल में ही रखना चाहते हैं? दरअसल वो उन्हें इस देश का वासी ही उस तरह से नहीं मानते, मुख्यधारा में लाना ही नहीं चाहते। ये जो आदिवासी हैं, राहुल गांधी बहुत शिद्दत और सम्मान के साथ कहते हैं कि ये इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मालिक हैं, जल जंगल जमीन पर उनका अपना अधिकार है, और इसलिए आदिवासी हमारे लिए आदिवासी है, वो वनवासी नहीं। इस सवाल को, और मध्य प्रदेश में जो हुआ था पिछले दिनों, एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब की गई थी। अभी जब शहडोल में राहुल गांधी बोल रहे थे तो उन्होंने इस सवाल को उठाया था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आदिवासियों का अपमान करती है, वो आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर सकती है। ये आरएसएस और बीजेपी की आदिवासियों के प्रति ये उनकी भावना है। और वो राहुल गांधी जो कास्ट सेंसस के सवाल को जितनी मजबूती के साथ उठा रहे हैं, इसके पहले कोई भी सेंट्रल पार्टी नहीं उठाई। हालांकि ये जरूर आप कह सकते हैं तथ्यात्मक दृष्टिकोण से कि 2010 तक यही भारतीय जनता पार्टी, तब उसको लीड नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे थे, तब ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पार्टी नहीं थी, उस समय जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। 2018 में तो राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बोला कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन जब ये डिमांड होने लगी, राहुल गांधी ने इस पर सवाल किया कि ये जाति जनगणना कराई है, नीतीश कुमार ने जब ये सवाल किया तो नरेंद्र मोदी तो सेंसस कराना ही भूल गए। कोरोना के नाम पर आज तक उसको मुलतवी रखा गया है। आज भी जनगणना कराने की हिम्मत नरेंद्र मोदी में नहीं है, और ये वो लोग हैं जो अन्याय की व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए भागना चाहते हैं उन मुद्दों से। लेकिन जब सवाल राहुल गांधी जैसा व्यक्ति उठा रहा, प्रतिपक्ष की सबसे मजबूत और सबसे विश्वसनीय आवाज, जो करोड़ों रुपया लगा करके राहुल गांधी की इमेज को ध्वस्त किया गया था, राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में 136 दिन तक 4000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलते हुए अपने बूटों तले सत्ता के अहंकार को रौंद डाला, उसके उन लगाए गए पैसों को बर्बाद कर डाला जिसने राहुल गांधी की इमेज को खराब किया था। और राहुल गांधी जिस रूप में आज खड़े हैं, आज का जो जनमानस है वो उन्हें जननायक के तौर पर देखता है। दलित, पिछड़ा और आदिवासी तो उन्हें अपने जैसा व्यक्ति, अपना नेता, अपना व्यक्ति, अपना जो सबसे करीबी व्यक्ति होता है उसकी तरह देखता है। और यही कारण है कि राहुल गांधी की आज जो छवि बन रही है, जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी परेशान है। कुछ सूझ नहीं रहा उनको कि वो करें तो करें क्या। बिहार में जाति जनगणना के जो आंकड़े आए हैं, हालांकि ये पहला आंकड़ा है, अभी तो आर्थिक सर्वेक्षण भी होना है,
और ये राहुल गांधी जब उसी भारत जोड़ो यात्रा में थे मध्य प्रदेश में, तो एक ओबीसी संगठन से संवाद करते हुए इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो जनगणना हमने कराई थी 2011 में, जिसमें सामाजिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण भी था, उसको हमने जारी नहीं किया, ये हमारी गलती थी। अब हम सत्ता में आएंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण भी कराएंगे, इस देश का एक्सरे करेंगे। समाज का एक्सरे हो जाना जरूरी है अगर वो उसकी बीमारी को दुरुस्त करना है। बीमारी को पकड़ लिया है राहुल गांधी कि इस देश में कोई अंबानी और अडानी ही क्यों दिन रात तरक्की करता है, और इस देश का जो आम आदमी है, जो गरीब है, जो दलित है, आदिवासी है, वो क्यों 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा हुआ है? उसकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ती? उसको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये जो पूरा सत्ता तंत्र है वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को, महिलाओं को उनके अधिकार नहीं देना चाहता, उनके साथ न्याय नहीं करना चाहता। तो वहां ओबीसी संगठन से राहुल गांधी ने ये कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, और जाति जनगणना एक बड़ा एजेंडा बनता है। रायपुर अधिवेशन याद कीजिए, फरवरी 2023। उस अधिवेशन में जो लबोलुआब निकला, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रस्ताव पारित किया कि हम प्राइवेटाइजेशन में भी आरक्षण को लागू करवाएं, ये बहुत पुरानी डिमांड है। और मुझे तो याद आता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात को रेखांकित किया था। वो तो खेलों में भी आरक्षण के पक्षधर थे, क्योंकि अवसर मिलना पहले जरूरी होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वो कहते थे कि योग्यता पहले नहीं है, पहले अवसर है। अवसर से योग्यता बनती है, योग्यता से अवसर नहीं बनता। इसलिए अवसर मिलना पहले जरूरी है। राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि इन दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को अवसर मिलने की जरूरत है, और जो उनकी क्षमताएं हैं, जो उनकी मेधा है, उस मेधा का इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। तभी इस देश का डेवलपमेंट होगा। वो आदिवासी जो तीरंदाजी में, जो खेलों में बहुत परिपक्व है, अगर उसको बढ़ाया जाए तो न सिर्फ उनका विकास होगा बल्कि इस देश का भी विकास होगा। दलित जो बहुत तेजी से शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि सदियों से उसे शिक्षा, शस्त्र और संपत्ति से वंचित रखा गया। ये जो भूख है उसे पढ़ने की, जो भूख पूरी की थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर अंबेडकर ने। अंबेडकर से प्रभावित ये दलित बेहद पढ़ना चाहता है, और वो पढ़ लिख करके अपने समाज का और देश का गौरव बढ़ाना चाहता है, इस देश का डेवलपमेंट करना चाहता है। इन सपनों को लेकर के राहुल गांधी आज चल रहे हैं, और जब वो इस बात को बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कुछ लोगों को ये सवाल अच्छे ना लगते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया। वो मल्लिकार्जुन खड़गे जिनका अपना 50 साल का करियर, राजनीति में 50 साल का अनुभव, और आज वो कांग्रेस के सब सर्वोच्च पद पर चुन करके पहुंचे। तो जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर परिवारवाद का ठप्पा लगाती थी, उसको 2 मिनट में ध्वस्त कर दिया गया, और मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए ये सपना दिखाया गया कि अगर 75 साल के बाद भी इस देश में कोई दलित इस स्थिति में क्या नहीं हो सकता कि वो इस देश का प्रधानमंत्री बने। बाबू जगजीवन राम इसी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। वो जहां तक पहुंचे थे उसके आगे का एक सफर बाकी है। और ये जो ख्वाब जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण 25 नवंबर
49 को रेखांकित किया था कि ये जो दलित वंचित तबका है, ये गुलामी का बोझा ढोते ढोते थक चुका है और अब इसे सत्ता चाहिए, और जब वो सत्ता में होगा तभी उसके साथ न्याय होगा। राहुल गांधी डॉक्टर अंबेडकर के इन सपनों, नेहरू के उस विजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए कई बार लोग राहुल गांधी की प्रशंसा में उनका एक नया नामकरण कर देते हैं, राहुल अंबेडकर गांधी। और यही वो सामाजिक न्याय का मुद्दा है, यही वो बहुजन राजनीति का कॉन्सेप्ट है, और यही वो सपना है जो इस देश में समता और न्याय को स्थापित करेगा और बंधुत्व को पैदा करेगा। क्योंकि अंबेडकर ने उस संविधान की प्रस्तावना में नेहरू से ये कह करके कि इस शब्द की बेहद जरूरत है, फ्रेटर्निटी, भाईचारा बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन 10 सालों में जो हुआ, जिस तरह से देश को विभाजित किया गया, जिस तरह से खौफ पैदा किया गया था अल्पसंख्यकों में, दलितों में, आदिवासियों में, क्योंकि जिन पर हमले हुए थे, लिंच किया गया था, राहुल गांधी उसी भय, उसी हिंसा के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, भारत को जोड़ने के लिए, एकजुट रखने के लिए, जिसको धर्म और जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर विभाजित करने की सारी साजिश आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। खौफ कम हुआ है, जिस तरह का पूरा साइकोलॉजिकल माहौल बनाया गया था देश में, राहुल गांधी ने उस माहौल को ब्रेक किया है। राहुल गांधी ने जो मैसेज दिया है सौहार्द का, प्रेम का, राहुल गांधी मणिपुर भी पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने की आज तक जरूरत नहीं। उन्होंने ट्वीट करने में भी 2-2.5 महीने लगा दिए। उन महिलाओं से मिले, उन बच्चों से मिले, और इन सवालों पर तो वो लगातार सक्रिय हैं। और ये सिर्फ मुंह जबानी नहीं हो रहा है, बल्कि रायपुर के उस अधिवेशन में भी और राहुल गांधी के अपने संगठन में भी, क्योंकि उसी रायपुर अधिवेशन में यह भी तय हुआ था कि जुडिशरी में भी आरक्षण होगा, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण होगा, और साथ ही साथ जो CWC है, जो संगठन है कांग्रेस का, उसमें भी 50% आरक्षण अल्पसंख्यकों, ओबीसी को, दलितों और आदिवासियों के लिए होगा, ताकि न्याय हो सके। और राहुल गांधी आज एक और बड़ी बात कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस तक ही नहीं मामला रुकेगा, कास्ट सेंसस में वो आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा, और उसके बाद दलितों और आदिवासियों की जो बढ़ी हुई आबादी है उसके अनुसार आरक्षण भी बढ़ना चाहिए। तो आरक्षण को बढ़ाने की भी वो बात कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण एक मुद्दा है, असली सवाल तो उसकी डिग्निटी का भी है और जमीनों के बंटवारे का भी है। ये मुद्दे भी उठाए जाएंगे, ये हमें विश्वास है, और राहुल गांधी लगातार इन पर सक्रिय है। शुक्रिया।